नमस्कार, मैं हूं सुधीर पाल और आप देख रहे हैं पंचायत ऑब्जर्वर। झारखंड विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों के पास जोश और जज्बा है। दोनों की अपनी उम्मीदें हैं और दोनों की अपनी आकांक्षाएं हैं। लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो जोश और जज्बा के बाद भी वोट पर चोट कर सकती है। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण और 20 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग है। वोट वर्सेस सीट का आंकड़ा देखें तो भाजपा के लिए यह बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि भाजपा की चुनौती तब और बड़ी हो जाती है जब उसके विरोधी गठबंधन की तुलना में भाजपा के पास कोई साथी, दमदार साथी नहीं है। एनडीए के एनडीए के एनडीए के मौजूदा सहयोगियों में से आजसू के अलावा अन्य पार्टियों की बात करें तो जदयू और लोजपा ने 2019 के विधानसभा चुनाव में अलग-अलग लड़ा था। नीतीश की जदयू ने 45 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी को 1% वोट भी हासिल नहीं हुई थी। ऐसा ही हाल चिराग पासवान की लोजपा का है। लोजपा ने भी उम्मीदवार उतारे थे 33, लेकिन वोट मिले थे महज 0.3%। सत्ताधारी गठबंधन के लिए यह चुनौती और बड़ी तब हो जाती है जब पिछली बार की तरह इस बार भी वोटों को सीटों में बदलने का रिकॉर्ड बेहतर नहीं हो पाएगा। तो मालूम हो कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। इन आरक्षित सीटों में एसटी सीट या अनुसूचित जनजाति की जो सीटें रही 28, उसमें 2019 के चुनाव में भाजपा को करारी हार देखनी पड़ी थी और महज 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था। निश्चित तौर पर एससी रिजर्व सीटों में भाजपा की स्थिति थोड़ी बेहतर है, जहां कम से कम 4 से 5 सीटें उन्हें लगातार मिलती रही है। लेकिन भाजपा की मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती है। भाजपा के भीतर जबरदस्त ढंग से बगावत है। बागियों का आंकड़ा भाजपा को परेशान करने वाला है। दोनों पक्षों के लिए बागी हैं, लेकिन अगर तुलना करें एनडीए और इंडिया अलायंस में, तो इंडिया अलायंस की तुलना में एनडीए में बागियों की संख्या ज्यादा है और बागियों को मनाने की तमाम प्रक्रियाओं के बाद भी स्थिति मनोकूल नजर नहीं आ रही है। एनडीए के 18 बागी चुनावी मैदान में हैं। इनमें 13 भाजपा के बागी हैं, 5 आजसू के। सत्ताधारी गठबंधन इंडिया अलायंस की बात करें तो झामुमो से 9, कांग्रेस में 3 और राजद से 1 नेता बगावत कर चुनावी अखाड़े में उतर गए हैं। इसका मकसद ये है कि खुद जीते या न जीते, पार्टी के उम्मीदवार को हराएंगे ही। कांटे की टक्कर वाली सीटों ने भी बनने बिगड़ने की समीकरण को बेहद चौकन्ना बना दिया है। रांची जो भाजपा का गढ़ माना जाता है, अगर आप 2 चुनाव की तुलना करें तो 2019 में जेएमएम जैसी पार्टी, जिसका झारखंड में कहीं ज्यादा वजूद नहीं था, महज 2014 के चुनाव में जहां 38,000 के मार्जिन से भाजपा जीत पाई थी, 2019 आते आते यह फासला महज 6,000 के आसपास रह गया। एक ऐसी सीट जो परंपरागत तौर पर भाजपा की मानी जाती है और यह कहा जाता है कि यदि कमल के निशान को किसी पोल पर भी टांग दिया जाए तो भाजपा की ये सीट निकल जाएगी। लेकिन लगातार कम होता मार्जिन इस बात की चिंता बीजेपी को बढ़ा रहा है कि इनके गढ़ में कहीं सिंहमारी न हो जाए। दूसरी ओर अगर निर्दलियों की जीत का रिकॉर्ड देखें तो 2014 के बाद ये थोड़ा थम सा गया है, लेकिन उसके बावजूद 2019 में 2 निर्दलीय जीते थे। हालांकि ये दोनों अपने अपने दिग्गज क्षेत्र के दिग्गज उम्मीदवार थे। सरजू राय रघुवर दास जी की सरकार में मंत्री रह चुके थे और बीजेपी ने ऐन चुनाव के वक्त उनका टिकट काटा था और हताशा के साथ सरजू राय बीजेपी से बदला लेने के लिए चुनाव में आए थे और रघुवर दास जी के क्षेत्र वाले सीट में उन्होंने रघुवर दास को ही हराया था, जो मुख्यमंत्री थे और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता था। यही हाल
यही हाल बरकट्टा का है, जहां से अमित यादव निर्दलीय जीते थे। अभी वो अ, माफ करेंगे, इस बार भाजपा के दो दो बागी निर्दलीय उतरे हुए हैं। पिछली बार बरकट्टा से निर्दलीय लड़कर जीतने वाले दूसरे बागी अमित यादव भी भाजपा के ही थे। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो आंकड़ों के लिहाज से एनडीए की सबसे बड़ी उम्मीद लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा को लगभग 45%, 44.6% वोटें मिली थी और उसके सहयोगी आजसू को 2.62% वोट मिली थी। यानी अगर दोनों को मिला ले तो ये आंकड़ा लगभग 47% के आसपास आता है। लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों को करीब 37% वोट मिले थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 14.60% वोट मिली थी और वहीं कांग्रेस को 19.19% और राष्ट्रीय जनता दल को 2.77%। सीटों की बात करें तो सीटों के लिहाज से लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी दल होकर उभरी थी। हालांकि 2019 की तुलना में बीजेपी की सीटें लोकसभा में घटी थी। 2019 में बीजेपी को या इंडिया अलायंस को 12 सीटें मिली थी 14 में, लेकिन इस बार केवल 8 सीटें ही मिली थी। झामुमो ने 3 पर 2024 के लोकसभा चुनाव में झामुमो ने 3 सीट पर कब्जा जमाया। और आजसू ने आ, कांग्रेस ने 2 और आजसू ने 1 सीटें जीती थी। झारखंड में 81 विधानसभा क्षेत्र हैं। लोकसभा 2024 के चुनाव की अगर बात करें तो 51 ऐसी विधानसभा क्षेत्र थे जहां बीजेपी को बढ़त मिली है। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि विधानसभा लोकसभा के चुनाव लगभग एक पैटर्न पर नहीं होते हैं और विधानसभा में कहीं स्थानीय मुद्दा ज्यादा हावी होते हैं। इस लिहाज से ये संभव नहीं दिखता है कि लोकसभा में जिन विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को बढ़त मिली है, शायद विधानसभा चुनाव में भी उन्हें उन पर बढ़त मिल ही जाए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव का पैटर्न, मुद्दे और मतदाताओं का मूड विधानसभा के चुनाव से बिल्कुल अलग होता है। 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 79 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 25 सीटें हासिल की थी। आजसू 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं था। वो अपने बलबूते 53 सीटों पर उसने उम्मीदवारें खड़ी की थी, लेकिन जीत केवल 2 पर ही मिली थी। बाबूलाल मरांडी जी 3 सीट बाबूलाल मरांडी जी को मिली थी। उनकी जेवीएम झारखंड विकास मोर्चा पार्टी की ओर से बाबूलाल के प्रत्याशी जीते थे। अब जेवीएम और बाबूलाल जी भाजपा के खेमे में हैं। अगर मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन इंडिया अलायंस की बात करें तो झामुमो 43 सीटों पर लड़कर 30 सीटें जीते थी। सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट अगर कहा जाए तो जेएमएम या झामुमो का ही था। कांग्रेस 31 सीटों पर लड़ी और 16 पर जीती थी। राजद ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक ही जीत पाया था। 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में करीब 1.48 करोड़ वोट पड़े थे। इनमें से भाजपा को 33.37% वोट मिले थे। आजसू को 8.1, जेवीएम को 5.45 वोट मिले थे। लेकिन झामुमो या इंडिया अलायंस की बात करें तो झामुमो को 18.72%, कांग्रेस को 13.88% और राजद को 2.75% वोट प्राप्त हुए थे। यानी झामुमो और कांग्रेस को जितने वोट मिले थे उससे ज्यादा अकेले भाजपा को मिले थे। बावजूद इसके भाजपा की सीटें कम रही और 25 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। यही आंकड़े हैं जो भाजपा को परेशान करते हैं या दूसरे दलों को भी परेशान करते हैं।
वोट शेयर का ज्यादा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो आपको सीटें भी ज्यादा दे देगा। अगर जिन आंकड़ों की हम बात करें, अगर प्रमुख पार्टियों को मिले वोट प्रतिशत और जीती गई सीटों की तुलना करें, तो बीजेपी की चुनौती समझी जा सकती है। क्योंकि बीजेपी 2019 के चुनाव में अगर आप देखें तो बीजेपी को 2019 के चुनाव में देखें तो बीजेपी को लगभग 33% वोट मिले थे, और कांग्रेस और जेएमएम को मिला लीजिए तब करीब करीब उतना ही हो पाता है। तो तुलना जब हम करते हैं जीती गई सीटों के साथ तुलना करें तो बीजेपी की चुनौती समझी जा सकती है। पिछली बार बीजेपी को 33% से ज्यादा वोट मिली थी, लेकिन सीटें 25 से आगे नहीं हो पाई, जबकि जेएमएम और कांग्रेस को 33% से कम वोट मिले थे, लेकिन सीटें 46 हो गई थी। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव के दौरान प्रोटेस्ट वोटर्स, जिसको हम यूथ वोटर्स भी कहते हैं, 2024 के चुनाव में लगभग 15 से 22% वोटर्स जो है बढ़ गए हैं, और इनमें बड़ी संख्या 18 से 23 साल के युवा वोटरों का है। और युवा वोटर्स एक प्रोटेस्ट वोटर्स होते हैं जो किसी भी चुनाव का रुख बदलने का जज्बा और मादा रखते हैं। ये तो बात हुई पार्टियों के परफॉर्मेंस की, उनके वोट की। लेकिन जनता के लिहाज से बात करें तो जनता के जो मुद्दे हैं वो पार्टियों के लिए चोट से कम नहीं है। किसी को किसको वोट और किसको चोट, ये जनता के मुद्दे तय करते हैं। अगर हम बात करें झारखंड में तो पिछले 3 सालों में खासकर जयराम के जेकेएलएम पार्टी को अगर आप देखें तो युद्ध के सवाल, खासकर रोजगार के सवाल, नौकरी के सवाल, स्थानीयता का सवाल को लेकर जबरदस्त आंदोलन चलाया गया, और इस आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि सरकार और प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी दोनों को अपनी नीतियों में बेरोजगारी से उभरने और उसके लिए तरह तरह की घोषणाएं करने को बाध्य होना पड़ा है। क्योंकि इस चुनाव में युवाओं की बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार, स्थानीय नीति, ये इतना बड़ा मसला है कि इससे कोई भी अपना आ, 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 कोई भी दल अपने को किनारे नहीं कर सकता है। और पूरी उत्तरी छोटानागपुर में या पूरे झारखंड में देखें तो जेकेएलएम ने 76 सीटों पर अपने प्रत्याशी दिए हैं, और जेकेएलएम, जयराम महतो की जो पार्टी है, उनका कोर एजेंडा यूथ का एजेंडा है, यूथ का एम्प्लॉयमेंट, यूथ के लिए स्थानीय नीति, स्थानीय लोगों को रोजगार और बाहरी भीतरी का सवाल। ये इतना बड़ा मसला है कि जो परंपरागत राजनीतिक दल हैं वो भी इससे मुख चुराने की स्थिति में नहीं है। दूसरी जो प्रमुख स्थिति है भ्रष्टाचार की, ये राज्य के कई अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। कई के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है, कई के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है, कई राजनेताओं के खिलाफ भी करप्शन के आरोप लगे हैं, और आम तौर पर जनता महसूस करती है कि पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार बेहद संगठित तौर पर बढ़ा है, और कल तक जो रिश्वत सिर झुका के लेने की परंपरा थी, आज सीना तान के रिश्वत देने की नौबत आ गई है। और जगह जगह कहा जाता है कि अधिकारियों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि पद बिके हुए हैं। और ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा, छोटे छोटे मसले जिनसे आम लोगों का वास्ता पड़ता है वो काम नहीं हो पाता है जब तक भ्रष्ट आचरण के साथ उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण मसला है कि जो सरकारी स्कीम्स हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति लचर है। 35,000 से ज्यादा डॉक्टरों के पद रिक्त हैं, और
सरकारी अस्पतालों की स्थिति ये है कि 3.5 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य की के लोगों को स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संख्या में ना डॉक्टर है, ना मेडिक स्टाफ है और न ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। इतना ही नहीं, सरकार 2 लाख रुपए ऋण माफ तो की है, लेकिन खेती का हाल बुरा है। सिंचाई की व्यवस्था लचर है और जल जंगल जमीन जो झारखंड के लोगों का कोर एजेंडा है, झारखंड के पॉलिटिक्स का कोर एजेंडा है, उस जल जंगल जमीन के मसले को अगर आप देखें तो न तो आदिवासी जमीनों के अवैध हस्तांतरण को रोकने के लिए बनी एसआईटी की रिपोर्ट को लागू किया गया और न ही इस बात को लेकर आश्वस्त किया गया कि आने वाले दिनों में आदिवासी जमीनों की हेराफेरी नहीं होगी। एसआईटी की रिपोर्ट में 45,000 एकड़ जमीन वापसी की अनुशंसा की गई थी, लेकिन पूरे 5 साल में सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया गया। उल्टा ही नौकरी का आलम यह है कि विधानसभा की नियुक्ति में घोर धांधली के लिए विक्रमादित्य आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन उस रिपोर्ट में कार्रवाई के बदले सरकार ने एक और आयोग बनाई और जब ये मसला हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट ने इस पर सीबीआई जांच की आदेश दिए। और इतना ही नहीं, सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है अपील में। तो ये समझ में आता है कि कैसे भ्रष्टाचार, आम लोगों के लिए रोजगार, कैसे इस राज्य के बड़े मुद्दे हैं। जंगल पर अधिकार 2019 में सरकार जंगल पर अधिकार कानून को अक्षरश लागू करने का ऐलान करके आई थी, लेकिन 5 साल में मुश्किल से 2 डिजिट में ही लोगों को जमीन के पट्टे दिए जा सके। सामुदायिक पट्टे दिए जाने की संख्या तो और भी कम है। इतना ही नहीं, अगर सर्विस सेक्टर की बात करें जहां आज की तारीख में सबसे ज्यादा रोजगार या सबसे ज्यादा रेवेन्यू स्टेट्स को मिलता है, उस सर्विस सेक्टर का हाल भी बेहतर नहीं है। तो ये कुछ सवाल हैं जिससे वास्ता सभी दलों के प्रत्याशियों का पड़ेगा और उनको जनता के इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जनता बेहाल है और इसलिए यह कहना माकूल होगा किसको वोट और किस पर चोट, ये जनता तय करेगी और जनता अपने सवालों का जवाब मांगेगी। आज के विशेष में इतना ही। धन्यवाद।